नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की। एचएमएस फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। बाजार में इन दिनों सब्जियां और फल खूब मात्रा में नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि इनके दाम थोड़े ज्यादा हैं। वैसे फलों का उत्पादन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसे क्षेत्रों में भी अब फलों की खेती की जा रही है जहां कुछ साल पहले तक इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फलों के अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है इनके पौधों की अच्छी देखभाल। फलदार पेड़ और अधिक फल दें, इसके कुछ तरीके बता रहे हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.एस. संधू। सब तो ज़रूरी तो इस समय जो है वो इससे दोनों ही जो बूटे हैं, नाशपाती और आड़ू के, इनको लगाने का समय है, क्योंकि ये नंगी जड़ों से लगाए जाते हैं और यही इसका सही टाइम है, समय है। तो इसके बाद हो तो इसकी जब आँख फूट जाती है तो फिर ये प्लांट के जो है उसका जो मर जाते हैं और बहुत कम चलते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी इनका काम है, इसकी ट्रेनिंग का है, जो बूटा लगाने से ही शुरू हो जाता है। तो जब बूटा लगाते हैं कि उसको मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है दोनों ही पौधों में, आड़ू में भी और नाक में भी, उस तरीके से इसको ट्रेन किया जाता है ताकि इसके 4-5 मुख्य टाने बन जाएँ इसमें और उसमें ही फल जड़ा वो और छोटी टानों में लगे। क्योंकि ये इसके 4-5 टाने नहीं रखेंगे और इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर बूटा ट्रेनिंग प्रॉपर ना हुई तो जंगल की तरह बनेगा और हवा और रोशनी इसके अंदर नहीं जाएगी और जो बूटे का जो बीमारी वगैरह है वो भी ज़्यादा लगेगी और जो फल है, फल का एक तो रंग नहीं आएगा और इसका साइज़ भी छोटा रह जाएगा। सो प्रूनिंग जो है, इसकी ट्रेनिंग तो बूटा लगाने से शुरू हो जाती है। आड़ू की ट्रेनिंग है जो वो तो हम पहले साल में जो करते हैं, बूटे को लगाते हैं, उसको 1 मीटर पे काट देते हैं और उससे 4-5 टानी लेते हैं और उस 4-5 टानी के ऊपर फिर हम छोटी टानी लेते हैं। जो बड़े 4-5 ले उसको मुख्य टाने बोलते हैं। को छोटी टानी के ऊपर फिर बारीक टानी आती है, उसके फल लगता है और तीसरे साल में इसका जो ऊपर लीडर होता है उसको काट देते हैं। नाशपाती से इसका फ़र्क ये है कि नाशपाती का जो है वो 5वें साल में जो है ट्रेनिंग सिस्टम तो वही है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ही है, लेकिन जो मुख्य टाना है उसको जो ऊपर जाता है ताकि बहुत बड़ा ना हो और फल तोड़ने में और स्प्रे वगैरह में काम जो सहूलत हो, इसलिए उसका जो मुख्य टाना है ऊपर जाने वाला उसको काट देते हैं। सो ये ट्रेनिंग प्रूनिंग जी करनी है, ये समा उसका बहुत सही है। और दूसरी बात इसकी है कि जब ट्रेनिंग हम प्रूनिंग करते हैं, जो बड़े टाने काटते हैं उसमें जो है बोर्डो पेस्ट और जो बोर्डो मिक्सचर है या बोर्डो पेंट है,
ये स्प्रे करना लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मोटे टाने हैं उस पे तो हम बोर्डो पेस्ट करते हैं जो 250 ग्राम का रेशो में है। 2 ग्राम का सल्फेट है, 2 ग्राम चूना है और 250 ग्राम पानी है। इसके जो प्लांट के स्प्रे के बाद इसको हम स्प्रे कर देते हैं बोर्डो मिक्सचर से। जो पेंट है उसका जो गाढ़ा कोल बना के बोर्डो मिक्सचर का, तो उसको जो बड़े टाने हैं उसमें करते हैं ताकि उसमें फंगस वगैरह का अटैक ना हो। सो ये बहुत सावधानी ज़रूरी है जब हम प्रूनिंग करते हैं, इसको ट्रेनिंग करते हैं। जब भी इसका कोई टाना काटना है, बड़ा या छोटा, बोर्डो मिक्सचर का जरा इस्तेमाल है बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि भारत में प्रतिवर्ष 415 लाख टन से भी अधिक फल पैदा होते हैं और अब तो हम इन्हें दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक आम ही एक ऐसा फल था जिसकी विदेशों में खूब मांग थी, पर अब तो कई ऐसे फल हैं जिनके निर्यात से हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। पंजाब के किसान तो कीनू की खेती में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस फार्म में मैंने हाफ में किन्नू लगाया हुआ प्योर और हाफ में हम किन्नू के साथ फॉरेस्ट्री लगाई हुई है और उसमें हम इंटरक्रॉपिंग एज वेजिटेबल्स भी करते हैं। बाकी ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटेशन की स्टेज पे है, मगर जो अब तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर है ये तो बहुत सक्सेसफुल है। जो वेजिटेबल है वो अभी एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे है। और जो प्योर किन्नू का हमारा जो ऑर्चर्ड है ये हमने बहुत ही डेंस प्लांटेशन की हुई है इसकी, और इसमें तकरीबन हम 24 टन पर ईयर यील्ड ले लेते हैं। तो जो हमारे मार्केटिंग का तरीका है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के वैसा रुख अपना लेते हैं। कभी तो हम सीधा मंडियों में भेज देते हैं और कभी हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स को भेज देते हैं, और कुछ देर से एग्रो इंडस्ट्री ने भी हमारी बहुत हेल्प करनी शुरू की है। उनकी वजह से एक्सपोर्टर बड़े आने शुरू हुए हैं और एक्सपोर्टर जो है वो हमसे डायरेक्ट खरीद लेते हैं। कभी तो वो यहाँ से ख़रीद के सीधा ले जाते हैं और कभी वो ये कहते हैं कि आप इनके प्लांट में ले जाकर पैक करवा के हमें दे दीजिए, तो हम वैसा भी कर लेते हैं। सो जैसी ऐसी सिचुएशन होती है वैसी मार्केटिंग करते हैं। देर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। एक्सपोर्ट हम डायरेक्टली तो नहीं करते, हम तो जो एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो है एक पूरे का पूरी सेटअप है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। फार्मर तो तभी सक्सेसफुल होगा एक्सपोर्टर में अगर उसका 200-300 एकड़ का फार्म हो और कम से कम 6-7 हज़ार टन की उसका वॉल्यूम हो फ्रूट का, तो ही एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होगा, बिकॉज आपको एक सेपरेट विंग क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हीं को बेचते हैं। वो हमें जो मार्केट रेट है उससे थोड़े ज़्यादा पैसे हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट है वो बहुत बेटर है। वो क्योंकि इसीलिए हमारी थोड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। मगर अगर हम थोड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे तो नेचुरली जो फ्रूट की क्वालिटी वो बेटर हो जाएगी, तो फ्रूट भी वर्थ एक्सपोर्टिंग तैयार हो जाएगा। सो एक्सपोर्ट इज़ ए कल्चर। आपको राइट फ्रॉम प्रोड्यूस टू मार्केटिंग ये सारा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गम तकलीफें भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं। वे ऊपर से हंसते रहते हैं, पर ये कोई नहीं जान पाता कि उनके अंदर क्या गम है। कुछ इस तरह का ही है देवेंद्र गोस्वामी द्वारा लिखित लघु नाटिका दामन का सारांश। अरे मालूम है क्या लिखा है इसमें? चिट्ठी आपके हाथ में है और मालूम मुझे होगा भला? देखो सुधीर आ रहा है यहाँ। सुधीर? अरे मेरे दोस्त कृपा सागर का बेटा सुधीर, और कौन? लेकिन वो तो हाँ, पूरे का पूरा परिवार दुबई जा बसा था। नाता ही टूट गया था उन लोगों से। लेकिन सुधीर ने लिखा है कि वो यहाँ अपनी जमीन के टुकड़े को बेचकर और कुछ दूसरी पूंजी लगाकर शंकरपुरी में ही कोई धंधा खोलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर मालती को बताती हूँ। तुम्हें याद है बचपन में दोनों चाय, गर्मा गर्म चाय।
ना बाबूजी चाय, लाओ बेटी। ना माँ चाय। अब मैं चली। अरे बात तो सुनो, जो भी कहना है बाद में कहना माँ, मैं तो जा रही हूँ। अब वो किसी की नहीं सुनेगी। सहेलियां इंतजार कर रही होंगी उसका। लो चाय पियो। वाह क्या खूब चाय बनाती है हमारी लड़की। ये सुधीर कब आ रहा है? 24 तारीख को। 24 तारीख को? हाँ। और आज कितनी तारीख है? अरे 24 ही तो है आज। हाँ। हाँ श्रीमान सुन लिया, आपने शंकरपुरी जाना है। आप बरसों बाद गांव आ रहे हैं। आप नहीं पहचानते तो हम किस बात की मूली हैं, बता देंगे, उतार देंगे आपको। हाँ हाँ तो ठीक है। और फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुझे देखते ही हेडमास्टर साहब फिर घबरा गए। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे तुम लड़की आज फिर आ गई। फिर क्या, मैंने भी अपनी आवाज में शहद का रस घोल दिया और कहने लगी, हेडमास्टर साहब मैं आज ही नहीं रोज आऊंगी जब तक। बस मेरा इतना कहते ही हेडमास्टर साहब ने तेवर बदलते हुए कहा, देखो लड़की, मैंने भी हेडमास्टर की बात सुनकर अपनी आवाज में शहद की बजाय करेले का रस घोल दिया। मैंने कहा, देखो हेडमास्टर साहब, अगर आपने इस लड़के का एडमिशन नहीं किया तो मैं आज ही एजुकेशन ऑफिसर से जाकर मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि आप स्कूल में गरीब अनाथ बच्चे से चंदा मांग रहे हैं। अरे वो क्या अपने बाप की कब्र से जाकर लाएगा पैसे? तो क्या, मेरी बात सुनते ही हेडमास्टर साहब की आवाज फिर से लड़खड़ा गई। कहने लगे, ठीक है भाई, आवेदन पत्र भर दो, दाखिला हो जाएगा। ना जाने भगवान ने तुझे लड़की कैसे बना दिया। तुझे तो थानेदार बनाना चाहिए था। तू थानेदार की बात करती है? यहाँ का तो थानेदार भी मालती को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। हाँ भाई, हमें भी MA BA करा दिया होता माँ बाप ने तो हम भी थानेदार होते आज। मेरी लाडो, थानेदार ना सही, थानेदारनी तो तू अब भी बन सकती है। सुना है इंस्पेक्टर दुर्गादास अभी कुंवारा है। चलो भाई चले आप तो। चलो। अरे मोटी, तेरी खांसी अभी ठीक नहीं हुई? क्या दीदी, मुझे मोटी मोटी क्यों कहती हो? अरे मेरी गुड़िया, तुझे मोटा कहने में अगर तेरी दीदी को अच्छा लगता है तो उसमें तेरा क्या जाता है? तो ठीक है। अच्छा रुक, ये ले, भाग यहाँ से। सुनिए जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक देहात की लड़की को इस तरह छूते फिरते हो मिस्टर, शर्म नहीं आती? माफ करना, मैं दरअसल अच्छा, पूछो क्या पूछना है। आप श्री कृष्ण गोपाल जी का घर जानती हैं? ओह, कृष्ण गोपाल जी के घर जाना है आपको? जी। बिल्कुल सिंपल, मेरा मतलब बिल्कुल साधारण है, फिर भी आप चाहो तो लिख लो। बताइए। आप ऐसा करो, यहाँ से अपनी नाक की सीध से सीधा चलते जाओ। 100 कदम के बाद आपको एक कुआं मिलेगा, वहाँ से दाएं हाथ को घूमेंगे। 100 कदम के बाद आपको एक मंदिर मिलेगा, वहाँ से दाएं हाथ को घूमेंगे। 40 कदम के बाद एक लाल रंग का मकान मिलेगा, वहाँ से बाएं हाथ को घूमेंगे। 20 कदम के बाद एक नलकूप मिलेगा, फिर वहाँ से 40 कदम चलेंगे, दाएं हाथ को घूमेंगे, आपको वहाँ पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा। फिर बाएं हाथ को घूमेंगे तो एक सीमेंट वाला मकान कत्थई दरवाजे वाला आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लीजिए कि कृष्ण गोपाल जी का घर कहाँ है, वहाँ से उनका घर सिर्फ 25 कदम ही है। जी। समझ गए ना? जी जी जी। लीजिए कृष्ण गोपाल जी, मुंह तो मीठा कीजिए। लाओ भाई, खुशखबरी तुमने ऐसी सुनाई है कि मुंह तो मीठा करना ही होगा। आपके सुझाव पर ही तो मैं ये गाय खरीद के लाया हूँ, 40 किलो दूध देती है। अरे भाई, संकर नस्ल यानी क्रॉस ब्रीड वाली गाय की यही तो खूबी है।
अगर इस नस्ल की और गाय पैदा की जाए ना राम अवतार, तो हमारे देश में दूध की नदियां बह जाएं। लेकिन कृष्ण गोपाल जी, ये सोचकर मन बैठ सा जाता है कि इतनी कीमती गाय को अगर कुछ हो गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अरे चिंता किस बात की है? ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले रघुवीर चौधरी के पास जाकर अपनी गाय का बीमा करवा दो। कुछ हो भी गया तेरी गाय को तो बीमा कंपनी पूरा मुआवजा देगी तुम्हें। ये तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी। अरे भौजाई, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप राम अवतार से बात कर रहे थे और इधर मैं अपने मन पे काबू ही नहीं पा रही थी। सच मानो तो मेरा मन बल्लियों उछल रहा था सुधीर के आने की खुशी में। अरे हाँ भाई, खुशी की बात तो है ही ना। तुम्हें याद है जब हमारी मालती बिटिया छोटी थी तब सुधीर के माता पिता ने कहा था कि जब मालती बड़ी हो जाएगी तो उसे हम अपने घर की बहू बनाएंगे। हाँ गायत्री, ये तो तब की बात थी जब, अब तो हालात बदल गए हैं। फिर भी अरे मैं तो वहीं पहुंच गया जहां से चला था। अब बड़ी अजीब औरत है आप। मैं तो वहीं पहुंच गया जहां से चला था मैं। ए मिस्टर, आपसे कहा था ना सीमेंट वाला मकान कत्था रंग के दरवाजे के पास आप पहुंच जाएंगे। पहुंच गए ना। अब आप मुझसे पूछिए कृष्ण गोपाल जी का घर कहाँ है। तो बताइए। चलिए, यहाँ से उनका घर 25 कदम पर ही है। आइए। 1 2 3 4 5 6। हमारी मालती है ही नटखट। तुम तो उसे बचपन से जानते हो ना। मुझे खूब याद है चाची, उसे दूसरों को उल्लू बनाने में बहुत मजा आता था। जी नहीं, जो काम भगवान अपने हाथों से कर दे उसे भला मैं कैसे कर सकती हूँ। मालती, सॉरी सॉरी। नहीं चाची, इसे दिल की मुराद पूरी करने दीजिए। बरसों बाद मिले हैं ना। अरे बेटी, तुम्हें चाय लाने के लिए कहा था, ये क्या उठा लाई? चाय तो साहब लोग पिया करते हैं। ये भाई ठहरा गांव का उज्जड़ गवार मानस। लस्सी बनाकर लाई हूँ। अरे लस्सी, ये तो मेरी मनपसंद ड्रिंक है। तुझे अभी तक याद है क्या? तुम लोग बैठकर अपने बचपन की यादें ताजा करो, मैं चली रसोई में। तुम भी चलो जी मेरे साथ। चलो। तुम क्या? तुम हर किसी को उल्लू बनाते फिरती हो कि मुझे पहचान लिया था? सच कहूँ, पहचान लिया था तुम्हें। मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। इतनी बड़ी हो गई हो तुम तो। वो तो मैंने माँ जी और बाबूजी की बात सुन ली थी। जानती थी कि तुम आने वाले हो। और क्या? और तुम्हारी आवाज चाहे बदल गई हो, लेकिन बात करने का अंदाज तो वही था ना, वही पुराने वाला। ना तो तुम्हें बचपन को भूली हो और ना ही मैं मानती। सच कह रहे। देखो, बचपन की यादों को अभी भी सीने से लगाए फिरता हूँ। देखो। क्या है? अरे भूल गई तुम? ये वही फोटो है जो हमने इकट्ठे मेले में खिंचवाई थी। इसे लेकर घूमता तो हमेशा रहता हूँ, लेकिन आज जब तुम्हें देखा तो वो प्यार जो यहाँ बरसों से दबा पड़ा था, आज जी भर कर उमड़ आया है। अरे ये क्या किया तुमने? देखा नहीं यहाँ गिलास पड़ा था? नहीं। नहीं क्या? नहीं देखा गिलास को सुधीर।
देख नहीं सकती ना। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं देख नहीं सकती, ज्योति नहीं है मेरी आंखों में। 2 साल पहले एक दुर्घटना का शिकार हुई थी, तभी से मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मालती, जितनी हसरत आज देख पाने की हो रही है, पहले कभी नहीं हुई। काश मैं तुम्हें देख पाती।